हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस के पेपर 4 के एक टॉपिक के बारे में। और टॉपिक का नाम है सीजोफ्रीनिया। और ये जो टॉपिक है ये आपके मनोविज्ञान जो टॉपिक दिया हुआ है, जो नया जुड़ा है सिलेबस में, उससे संबंधित होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीजोफ्रीनिया है क्या। मतलब कि सीजोफ्रीनिया की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? सीजोफ्रीनिया की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। परिभाषा। इसके बाद हम बात करेंगे सीजोफ्रीनिया के कारणों के बारे में। कारण, किन कारणों से सीजोफ्रीनिया जैसा मनोविकार उत्पन्न होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके उपचार के बारे में। देन हम इसके बाद बात करेंगे उन प्रश्नों के बारे में जो कि इस टॉपिक से संबंधित आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए, सीजोफ्रेनिया के बारे में बात करने से पहले मुझे एक चीज बताइए। आप लोग मूवीज देखते होंगे, और मैं जहां तक मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने अपरिचित मूवी जरूर देखी होगी। अगर आप परिचित नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं, आपने गजनी मूवी बहुत देखी होगी, सुना होगा। चलिए, तो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, आप आगे चल के हम इसको रिलेट कर सकते हैं। आप कहेंगे कि मैम को टॉपिक पढ़ाना था, मेंस के बारे में पढ़ाना था, कहाँ मूवीज की बात करने लगी। चलिए कोई नहीं, हम आगे चल के रिलेट करेंगे इन सब चीजों को भी। बात करते हैं सीजोफ्रीनिया की, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए, तो सीजोफ्रीनिया है क्या, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। सीजोफ्रीनिया एक मनोविकार है जिसमें कि व्यक्ति की सोच, उसकी भावनाएं और उसका जो व्यवहार है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच, व्यवहार और भावनाएं काबू में नहीं रहते हैं। और ऐसे कह सकते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो कि व्यक्ति अपने आप पर से नियंत्रण खोने लगता है। और यह एक गंभीर एवं प्राकृतिक रूप से दीर्घकालिक स्थिति होती है जो उसके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। इसमें आपको कई तरह के अलग अलग लक्षण नजर आ सकते हैं, जो कभी कभी बहुत ज्यादा या कभी कभी बहुत कम भी हो सकते हैं। ये लक्षण आमतौर पर किसमें दिखाई देते हैं? ज्यादातर ये लक्षण दिखते हैं किशोरावस्था में, कह सकते हैं टीनेज में। टीनेजर्स को आपने देखा होगा, वो अलग अलग तरीके की चीजें इमेज करने लगते हैं। कई बार ऐसे बच्चे जो टीनेज की बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग फेज में होते हैं, कई बार ऐसे बच्चे अ, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को एज्यूम करने लगते हैं जो वास्तविकता में है ही नहीं। हो सकता है उन्होंने किसी कहानी में, कहीं कहीं किसी कार्टून में, या किसी मूवीज में, किसी सीरियल में किसी एक ऐसे कैरेक्टर को देखा हो, या फिर उसको कहा जाए कि वो नहीं भी देखा हो तो उसको ऐसे किसी कैरेक्टर को वो सत्य मानने लगते हैं, रियल मानने लगते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि वो अपने आप से बातें कर रहे हैं, या फिर किसी खिलौने से बातें कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें आपने देखी होंगी। नहीं देखी हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको अक्सर ऐसी चीजें अपने आसपास दिखाई दे जाएंगी। चलिए, आमतौर पर ये लक्षण किशोरावस्था, वयस्क अवस्था की शुरुआत में दिखाई देते हैं। या फिर ये कहें कि ये लक्षण ज्यादातर महिलाओं में दिखाई देते हैं, और ज्यादातर उन महिलाओं में जो सोशलाइज नहीं है, जो अकेली रहती हैं, बहुत समय से एकांकी जीवन व्यतीत कर रही हैं। ऐसे लक्षण उन महिलाओं में ज्यादातर आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं सीजोफ्रीनिया शब्द के बारे में, कि सीजोफ्रीनिया जो है, सीजोफ्रीनिया शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। और जिसका पहला जो शब्द है ये है सीजो। क्या है? इसका पहला शब्द है
सीजो, और जिसका अर्थ क्या होता है, सीजो का अर्थ होता है, सीजो का अर्थ क्या होता है, सीजो का अर्थ होता है विभाजन। क्या होता है, सीजो का अर्थ होता है विभाजन। और फ्रीनिया का मतलब क्या होता है, फ्रीनिया का अर्थ होता है मन। लेकिन अगर हम बात करें, अगर इस शब्द को मिला के देखें, तो एक ऐसा मन जो विभाजित हो चुका है, बढ़ चुका है। अब आप कहेंगे मैम इसका मतलब क्या है। अब एक और चीज आपके दिमाग में आ सकती है, आपने मैंने बात की थी कि अगर आप मूवीज देखते हैं तो आपने डैम श्योर कि आपने अपरिचित मूवी देखी होगी। उस मूवी में एक व्यक्ति है जिसमें कि अचानक से किसी और व्यक्ति का मतलब व्यक्तित्व दिखाई देने लगता है, जिसको हम स्प्लिट पर्सनालिटी कहते हैं। और कई बार आपने ऐसे कुछ ऐसी सस्पेंस की मूवी देखी होंगी, कुछ ऐसी हॉरर मूवी देखी होंगी, उसमें हालांकि भूतों से रिलेट करते हैं, लेकिन कई बार स्प्लिट पर्सनालिटी भी उसका कारण हो सकता है, अगर हम मेडिकल टर्म में बात करें तो। राइट, चलिए, तो इसलिए स्प्लिट पर्सनालिटी से थोड़ा सा ये अलग होता है। स्प्लिट पर्सनालिटी में एक व्यक्ति खुद ही उस तरीके का व्यवहार करने लगता है। लेकिन जब हम सिजोफ्रीनिया की बात करते हैं, तो सिजोफ्रीनिया से जो ग्रसित जो व्यक्ति है, वो कल्पनाएं बहुत करता है। क्या करता है, कल्पना बहुत करने लगता है। और इस तरीके की चीजों में वो अलग अलग तरीके की चीजों को एज्यूम करने लगता है। बहुत सारी चीजों जो नहीं भी है उसका भी वो आभास करने लगता है। चलिए, तो ये तो बात हुई सिजोफ्रीनिया शब्द के बारे में। साथ ही अगर हम आंकड़े को भी अगर अपने उत्तर में हम इंक्लूड करते हैं, तो ये एक तरीके से प्लस पॉइंट आपके लिए हो सकता है। तो भारत में अगर हम बात करें तो लगभग 1.1 अरब की बात करते हैं। मतलब कि हम अगर बात करें तो बहुत हद तक अगर हम देखें तो भारत में ज्यादातर, अगर 1000 लोगों में देखें तो 3, प्रति 1000 लोगों में 3 व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जो कि सिजोफ्रेनिया से ग्रसित होंगे। आप अपने आस पड़ोस में देखें, अपने गांव में देखें, या कहीं आपने कहीं दूर किसी गांव में सुना हो, किसी रिलेटिव से ऐसा सुना हो। कई बार ऐसी चीजें आप सुन सकते हैं अपने आसपास, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको अक्सर ऐसे लोग मिल जाएंगे। गांव में ये चीजें अक्सर ऐसा मिलता है देखने, जहाँ पे लोग बहुत समय तक अकेले रह रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं जो बहुत एकांकी जीवन व्यतीत कर रही हैं, उनके परिवार में कोई नहीं है और अकेली रह रही हैं, या फिर परिवार में ही रह रही हैं, तो ज्यादातर लोग घर के लोगों से वो ज्यादा बातचीत नहीं करती हैं। तो ऐसी चीजें उनमें ज्यादातर आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए, अगली बात करेंगे हम सिजोफ्रेनिया के कारणों के बारे में। सिजोफ्रेनिया के क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो विभिन्न शोधों से पता चलता है। देखिए, जब भी हम बात करें कि मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं, तो इस समय हमने एक चीज ध्यान रखना है। जब भी हम राइटिंग करते हैं तो इस तरीके में आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आप जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आंसर लिख रहे हैं, जिस भी विषय से संबंधित आप उत्तर लिख रहे हैं, उस विषय के आपको टर्म्स को आपको याद जरूर रखना है। जैसे कि अगर हम मनोविज्ञान की बात करें, ये साइकोलॉजी का टॉपिक है और ये विज्ञान से संबंधित शाखा है। तो कहीं ना कहीं आपको ऑथेंटिक इसको बनाने के लिए आपको जो कुछ चीजें यूज करनी है, जैसे कि जब हम बात करते हैं, जब भी हम विज्ञान की बात करते हैं, तो हम अचानक से तो ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ शोध हुआ होगा, कोई रिसर्च हुई होगी, उसका हवाला आप यहाँ पर दे सकते हैं। और इस तरीके से जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं, जब भी आप मीन्स में आंसर लिखते हैं, तो एक तरीके से ये ऑथेंटिक आपका आंसर लगने लगता है। चेक करने वाले को ये नहीं लगेगा कि आप तुक्का मार रहे हो। ठीक है, चलो, तो विभिन्न शोधों से पता चलता है कि आनुवांशिक, पर्यावरणीय और न्यूरो डेवलपमेंट कारकों के कारण सिजोफ्रेनिया जैसा विकार उत्पन्न हो सकता है। अब एक एक करके हम इन कारणों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है आनुवांशिकी कारक। इसके अंतर्गत जब हम देखते हैं तो सिजोफ्रेनिया के पारिवारिक इतिहास वाले व्यक्तियों में विकार विकसित होने का खतरा अधिक होता है। ऐसे लोग जिनके दादा दादी, नाना नानी या परिवार में मतलब कुछ और मतलब अगली उसकी पिछली पीढ़ी में, अगर हम कहें कि किसी को अगर इस तरीके का विकार अगर रहा है, तो उसकी अगली आने वाली पीढ़ी में भी ऐसा
होने की खतरा ज्यादा होता है, संभावना ज्यादा होती है, राइट। तो अनुवांशिकी कारक हो सकता है कि परिवार में अगर किसी को रहा हो, दादा दादी, नाना नानी, परदादा या उनके भी परदादा को कभी रहा हो, तो हो सकता है कि ये अगली पीढ़ी में ये जो विकार है वो किसी को हो जाए, राइट। चलो अगला आता है मस्तिष्क की संरचना और कार्य। मस्तिष्क की संरचना और कार्य के कारण भी सिजोफ्रेनिया जैसे विकार से एक व्यक्ति ग्रसित हो सकता है। सिजोफ्रेनिया वाले लोगों में मस्तिष्क के में संरचनात्मक और कार्यात्मक असमानताएं, जैसे कि बढ़े हुए वेंट्रिकुलर और परिवर्तित न्यूरोट्रांसमीटर गतिविधियां देखी जाती हैं। मतलब कि मस्तिष्क की संरचना में यदि कोई परिवर्तन या उसके कार्यात्मक या संरचनात्मक परिवर्तन आता है, तो इसके कारण भी एक व्यक्ति सिजोफ्रेनिया जैसे विकार से ग्रसित हो सकता है। चलिए अगला आता है पर्यावरणीय कारक। जब भी हम बात करते हैं पर्यावरणीय कारकों की, तो जन्म के समय अगर किसी बच्चे में कोई संक्रमण हुआ हो या कुपोषण की स्थिति हो या तनाव बहुत ज्यादा रहा हो, साथ ही बचपन में चोट के कारण भी सिजोफ्रेनिया विकसित होने का खतरा रहता है। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे घर के बड़े बूढ़े कहते हैं कि जब भी किसी बच्चे को सिर में नहीं मारना चाहिए, या किसी मतलब बच्चे को अगर गिर जाए तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि कहीं सिर विर में चोट तो नहीं लगी। तो इस तरीके में भी कह सकते हैं कि कोई पर्यावरणीय कारक जिम्मेदार हो सकता है। अगर बचपन में किसी को सिर में बहुत गंभीर चोट लग गई हो, तो उसके कारण भी कोई व्यक्ति हो सकता है कि सिजोफ्रेनिया जैसे विकार से ग्रसित हो जाए, राइट। चलो अगला आता है न्यूरो डेवलपमेंट कारक। तो इसके अंतर्गत मस्तिष्क के विकास के दौरान समस्याएं, जैसे कि न्यूरल माइग्रेशन या सिनेप्टिक प्रूनिंग में व्यवधान विकार के विकास में योगदान कर सकते हैं। मतलब कि मस्तिष्क में न्यूरो डेवलपमेंट कारक भी सिजोफ्रेनिया जैसे रोग से ग्रसित उसके कारण भी ग्रसित कोई व्यक्ति हो सकता है। चलिए अगला हम बात करेंगे सिजोफ्रेनिया के लक्षण के बारे में, कि सिजोफ्रेनिया से ग्रसित यदि कोई व्यक्ति है तो उसमें किस तरीके के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। चलिए सिजोफ्रेनिया से ग्रसित कोई भी व्यक्ति है तो उसको ज्यादातर कह सकते हैं कि हेलुसिनेशन होने लगता है, भ्रम होने लगता है, और इसी के चलते आप इसको लिख सकते हैं कि आवाजें सुनने का भ्रम हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसको जो सिजोफ्रेनिया जैसे विकार से ग्रसित है, उसमें विभिन्न प्रकार के सिजोफ्रेनिया के लक्षणों में सबसे आम कुछ खास तरह की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ऐसा व्यक्ति जो सिजोफ्रेनिया से ग्रसित है, उसे अलग अलग प्रकार की आवाजें सुनाई दे सकती हैं, जो कि वास्तव में है ही नहीं। और उनमें से उन चीजों को देखना, सुनना, महसूस करना, सूंघना या चखना शामिल हो सकता है जो वास्तव में मौजूद है ही नहीं। और सिजोफ्रेनिया में सबसे प्रमुख क्या होता है कि इस विकार से ग्रसित व्यक्ति को अलग अलग तरीके की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं कि जब भी हम मैंने बात की कि हम फिल्मों से रिलेट कर सकते हैं, किसी स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं कि हाल ही में मैंने एक फिल्म देखी और उस फिल्म का नाम था मोहिनी। आप भी चाहें तो अभी नहीं, एग्जाम के बाद जब टाइम मिले तो इस मूवी को आप देख सकते हैं। ये आपको एक तरीके से कहा जाए कि फिल्में आपको बहुत कुछ सामाजिक या इस तरीके की चीजों को समझने में बहुत अच्छा सोर्स प्रदान कर सकती हैं, समझने में बहुत अच्छे तरीके से भूमिका निभा सकती हैं। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी जिसमें एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति को अलग तरीके के भ्रम होना शुरू हो जाते हैं, और वो व्यक्ति भी ऐसा नहीं, एक्चुअल में ये जो व्यक्ति है, इस मूवी की मैं बात कर रही हूँ, ये जो व्यक्ति है एक कॉलेज में प्रोफेसर है और वो कुछ शोध कर रहा होता है। वो एक किताब लिख रहा होता है जो कि भूत पिशाच और कहा जाए कि यक्षिनी, इस तरीके की चीजों पे वो शोध कर रहा होता है।
और शोध करते करते वो व्यक्ति कहा जाए कि अलग तरीके की चीजों को इमेजिन करने लगता है, और उसी इमेजिनेशन के तहत वो कहा जाए इतना ज्यादा ग्रसित हो जाता है कि यहाँ तक कि स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि वो अपनी पत्नी का भी खून कर देता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी को एक यक्षिणी के रूप में मतलब एज्यूम करने लगता है। उसको लगता है कि उसकी जो पत्नी है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कोई यक्षिणी है जो कि स्वर्ग से आई है, और वो कोई भूत मतलब कि खून पीने वाली पिशाचनी, इस तरीके की चीजें वो इमेजिन करने लगता है। और ऐसा करते करते वो एक दिन इतना गंभीर मतलब कहा जाए स्थिति में पहुंच जाता है कि वो अपनी पत्नी का भी खून कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो विकार है बहुत गंभीर भी हो सकता है। चलिए, और अगला आता है किसी भी चीज का भ्रम हो जाना। बहुत कहा जाए कि आम लक्षण हो सकता है। भ्रम होना वास्तव में भी उस चीज का जो वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इस चीज का भी मैं उसी फिल्म से आपको रिलेट करूंगी। साथ ही अगर आपने गजनी फिल्म देखी हो, उसको उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। राइट, चलो, गजनी और मोहिनी जैसी फिल्मों से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों को एज्यूम करना जो है ही नहीं, और जो ऐसी चीजें जो सच्चाई में हो भी नहीं सकती हैं, ऐसी चीजों को ऐसा व्यक्ति एज्यूम करने लगता है, और ऐसी कहानियां ये व्यक्ति बनाने लगता है जो कि सुनने में बहुत ज्यादा वास्तविक लग सकती हैं, और लेकिन वो वास्तविक होती नहीं है, केवल ये आभासी बातें होती हैं। सिजोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति उन चीजों पर विश्वास कर सकते हैं जो तर्कहीन है, असंभव है, जैसे बाहरी ताकतों द्वारा नियंत्रित होना या विशेष शक्तियों का उपस्थित होना। ऐसे विकार से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं, सिजोफ्रेनिया से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं, वो ऐसी चीजें महसूस करने लगते हैं। कई बार आपने ऐसे मूवीज में देखा होगा, और कई सीरियल में देखा होगा कि इस तरीके की चीजें आपने मतलब लोग इस तरीके से बोलते हैं कि किसी बाहरी शक्ति ने नियंत्रित कर लिया, या हो सकता है कि अपने 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 आसपास भी ऐसी चीजें देखी हो। चलो, अगला आता है कंफ्यूजन की स्थिति। सिजोफ्रेनिया से पीड़ित जो लोग हैं वो अक्सर अपने विचारों को व्यवस्थित करने में कठिनाई महसूस करने लगते हैं, और वे बिना किसी तर्क के या संबंध में एक विषय से दूसरे विषय पे जा सकते हैं। उनकी कई बातें असंगत हो सकती हैं, जिन्हें माना या उनका अनुसरण नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसी बातें करने लगते हैं कि जो तर्क संगत है ही नहीं, जो है ही नहीं, उन चीजों के बारे में ये लोग लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इनको खुद नहीं पता होता है कि एक्चुअल में ये कह क्या रहे हैं। चलो, अगला आता है नकारात्मक लक्षण की बात करें तो नकारात्मक लक्षणों में ये भावनात्मक और व्यवहारिक स्थिति है। इसमें व्यक्ति का कामकाज प्रभावित हो सकता है। नकारात्मक लक्षणों से प्रेरणा की कमी हो सकती है, मोटिवेशन की कमी ऐसे लोगों में हो जाती है। सामाजिक अलगाव हो जाता है, ऐसे लोग सोशल लाइफ से बहुत दूर रहने लगते हैं। एकांकी, एक्चुअल में ये स्थिति भी तभी उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मतलब सामाजिक अलगाव का शिकार हो, वो समाज से सामाजिक चीजों से बहुत दूर हो, लोगों से मिलना जुलना ना करता हो, लेकिन इससे ग्रसित होने के बाद ये व्यक्ति और ज्यादा ऐसी चीजें करने लगता है, और ऐसे लोग आनंद का अनुभव करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को किसी भी चीज में खुशी नहीं मिलती, ये किसी चीज को अच्छा नहीं महसूस कर सकते, किसी भी चीज से ना ये खुश होते हैं, और ज्यादातर ये नकारात्मक चीजों को महसूस करते हैं। अगला आता है संज्ञानात्मक समस्या। क्या आता है? अगला आता है संज्ञानात्मक समस्या। सिजोफ्रेनिया से पीड़ित जो व्यक्ति है, इनको याद रखने में, ध्यान लगाने में, समस्या का समाधान करने जैसी क्षमताओं में भी कमी का अनुभव होने लगता है। ऐसे लोग किसी चीज को याद नहीं रख पाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने में भी ये समस्या को महसूस मतलब कठिनाई महसूस करते हैं। ये संज्ञानात्मक ताकि कमी के चलते आपके रोज के काम को भी कई तरह से ये प्रभावित कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई सिजोफ्रेनिया के लक्षणों के बारे में। अब बात करते हैं सिजोफ्रेनिया के से ग्रसित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार से किया जाए। सिजोफ्रेनिया से ग्रसित व्यक्ति सिजोफ्रेनिया से ग्रसित व्यक्ति चलो सिजोफ्रेनिया से ग्रसित व्यक्ति के उपचार के बारे में हम बात करने वाले हैं।
चलो, पहला आता है दवाइयों के जरिए। ऐसा व्यक्ति जो सिजोफ्रेनिया से ग्रसित है, उसके उपचार के लिए दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए अक्सर एंटीसाइकोटिक दवाएं निर्धारित की जाती हैं, जो मुख्य रूप से मतिभ्रम और भ्रम जैसे सकारात्मक लक्षणों के लिए होती हैं। आपने देखा होगा ज्यादातर वृद्धों के साथ ये समस्या होती है, जो ज्यादातर अकेले रहते हैं अपने अपने गांव में, आसपास में ऐसे लोगों को देखा होगा। उनको लगता है कि कोई उनको देख रहा है, कभी उनको लगता है कि परछाई थी, कभी उनको लगता है कि कोई था। इस तरीके की आसपास की चीजों का उन्हें भ्रम होना शुरू हो जाता है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। चलो, अगला आता है मनोचिकित्सा। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से भी इस विकार को दूर किया जा सकता है, जिसको हम सीबीटी थेरेपी के नाम से जानते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसको याद भी रखिएगा, हो सकता है 3 मार्कर में आपसे पूछ लिया जाए। चलो, पारिवारिक थेरेपी सिजोफ्रेनिया वाले व्यक्तियों को उनके लक्षणों को प्रबंधित करने, सामाजिक कार्य प्रणाली में सुधार करने और समाज का जो मुकाबला करने के कौशल को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ऐसे लोग, हमने बात की कि सामाजिक अलगाव से मतलब ग्रसित होते हैं, सामाजिक अलगाव से शिकार भी होते हैं, अलगाव से भी ग्रसित होते हैं। मतलब ऐसे लोग सामाजिक चीजों से बहुत दूर रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना, बात करना इनको पसंद नहीं होता है। ये अपनी धुन में अकेले रहते हैं, अपनी धुन में ये अलग अलग तरह की चीजों को, कहा जाए कि ऐसी चीजों को एज्यूम करते हैं, ऐसी चीजों की कल्पना करते हैं जो वास्तविकता में है ही नहीं, जो कि मनोचिकित्सा के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। अगला आता है सहानुभूति और समझ के द्वारा भी इसे दूर किया जा सकता है। सामाजिक उपचार के अलावा सिजोफ्रेनिया वाले व्यक्तियों को अपने प्रियजनों और समाज से समझ, समर्थन और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। उन पर आरोप लगाना या भेदभाव उनमें बाधा उत्पन्न कर सकता है। इस स्थिति के बारे में उनको खुद को शिक्षित करना, गलत धारणाओं से बचना और उन्हें हटाना बहुत जरूरी होता है। सहानुभूति से ऐसे लोगों को इस स्थिति से बाहर लाया जा सकता है। ऐसे लोगों को समझाया जा सकता है कि ये जो सोच रहे हैं वो सही नहीं है, वो सारी चीजें भ्रम है और इसका सत्यता से कुछ भी लेना देना नहीं है, सत्यता नहीं है। इस तरीके की चीजों से इनको समझा के भी इस विकार को दूर किया जा सकता है। अगला आता है सहायता करके, हेल्प करके भी इन लोगों को इस स्थिति से बाहर लाया जा सकता है। समुदाय आधारित सहायता कार्यक्रम, व्यवसायिक पुनर्वास और आवास सहायता सिजोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्तियों को पूर्ण जीवन जीने और उनके दोहराने के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। मतलब ऐसे लोगों को किसी ऐसे काम में लगा दिया जाए, किसी ऐसे काम में लगा दिया जाए जिससे कि उनका माइंड डाइवर्ट हो सके, किसी व्यवसाय में लगा दिया जाए जिससे कि उनका माइंड डाइवर्ट हो सके। साथ ही स्थान परिवर्तन भी इसके लिए सहायक हो सकता है, स्थान परिवर्तन भी इसके लिए सहायक हो सकता है। चलिए, अब बात करते हैं सिजोफ्रेनिया से संबंधित प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, सिजोफ्रेनिया बीमारी क्या होती है, या सिजोफ्रेनिया के बारे में आप क्या जानते हैं? इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला आता है, सिजोफ्रेनिया के लक्षणों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सिजोफ्रेनिया के लक्षण क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, तो हो सकता है इससे भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। तो सिजोफ्रेनिया के लक्षण आपसे पूछे जा सकते हैं, सिजोफ्रेनिया बीमारी क्या है ये पूछा जा सकता है, सिजोफ्रेनिया के मुख्य कारण क्या हैं। साथ ही आप इसमें एक और प्रश्न को ऐड कर सकते हैं, और ये प्रश्न हो सकता है इसके उपचार के बारे में। इसके उपचार किस तरीके से किया जा सकता है, इससे भी आपसे प्रश्न बन सकता है। सिजोफ्रेनिया वाले व्यक्ति से आप कैसे बात करते हैं, ये भी आपको
ये भी आपको मतलब आपसे पूछा जा सकता है, इसको आपको तैयार करके चलना है। एक प्रशासक के तौर पर कल जब आप प्रशासनिक सेवा में जाते हैं और इस तरीके से इस समस्या से, इस विकार से ग्रसित व्यक्ति से अगर आपको बात करनी हो, तो आप किस प्रकार से बात करेंगे? इस तरीके का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा बहुत भी आपके काम का था, ये या थोड़ा बहुत भी आपके मेंस की प्रिपरेशन के लिए इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे, तो भी हम बुरा नहीं मानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।